वो क्या बोलते हैं, आईपीएल हैज स्टार्टेड आईपीएलिंग। और बस ये कुछ ऐसा ही गेम था मुंबई और बैंगलोर के बीच, क्योंकि भले ही पहले बैटिंग करते हुए बैंगलोर ने बोर्ड पे 220 रन लगा दिए, पर उसके बाद भी ये बात सब जानते थे कि मुंबई इंडियंस के पास वो बैटिंग है, ये कंडीशंस बैटिंग के लिए इतने सूटेबल है कि ये टारगेट चेज भी हो सकता है। और ये गेम इतना इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि पूरे 40 ओवर तक पूरा गेम दोनों टीम्स ने बैलेंस में बना के रखा, और आप ये बात कभी भी क्लियर कट नहीं कह सकते थे कि ये गेम कौन जीतने वाला है। पर गेम अगर आरसीबी ने जीता है तो उन मोमेंट्स की वजह से जीता है जहां उन्होंने मुंबई से बेटर परफॉर्म किया। जब गेम आरसीबी के हाथ से निकल भी रहा था तो वो मुंबई के हाथ से वापस खींच कर लेकर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी नर्व्स को बेटर होल्ड किया। और ऐसे ही कुछ मोमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आरसीबी ने तो गेम शुरू होते ही दूसरी बॉल पे फिलिप सॉल्ट को खो दिया, जो उनके पावर प्ले के मेन एग्रेसर है, मगर वहां से भी देवदत्त पाडिक्कल और विराट कोहली ने इंश्योर किया कि मोमेंटम हाथ से ना निकले, पावर प्ले में एग्रेसिव बैटिंग करी और पावर प्ले को 73 रन्स के साथ खत्म किया। विराट कोहली के इतने लंबे करियर के बाद अब ऐसी तो कोई नई बात है नहीं जो उनकी इतने साल की ग्रेटनेस को डिफाइन कर दे, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं, ऐसी दो बातें बताऊंगा और पहली से लगेगा विराट कोहली तो कितने खराब प्लेयर है, मगर दूसरी बात आपको भी शॉक कर देगी। विराट कोहली ने अपने पूरे टी20 करियर में एक पूरे 20 ओवर के मैच में अपने 50 रन कभी भी 30 बॉलों से कम में नहीं बनाए थे। ये पहला ऐसा गेम था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जहां विराट कोहली ने अपनी 50 29 बॉलों में बनाई। जरूर वो आगे तो बहुत जल्दी एक्सेलरेट करना जानते हैं और यही उनकी ग्रेटनेस है, पर अब आप सोचोगे ना, जिस प्लेयर ने आज तक 30 बॉलों से कम में अपने 50 रन कंप्लीट ही नहीं करे तो वो कहां का इतना बड़ा टी20 प्लेयर है। मगर पिछले 2 सालों में ही अभिषेक शर्मा की याद है ना कितनी हाइप बनी हुई है, कितने एग्रेसिव बैटर हैं, पावर प्ले में खेलते हैं और कितने बड़े 6 हिटर हैं। पर पिछले 2 सालों में 2025 और 2024 के सीजन में विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा छक्के मारे हैं, और यही उनकी ग्रेटनेस है कि वो रन इतनी सटल तरीके से बनाते हैं, छक्के भी लगाते हैं और लोग ये बात रियलाइज ही नहीं करते हैं। आरसीबी ने अपनी ये पूरी बैटिंग को बिल्कुल परफेक्टली पेस किया, कंसिस्टेंटली रन बनाए और दिमाग से बैटिंग करी। मैं ये कह इसलिए सकता हूं क्योंकि एक बार अगर देवदत्त पाडिक्कल 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के बाद 9वें ओवर में आउट भले ही हो गए, पर वहां जब रजत पाटीदार खेलने आए तो वो जानते थे कि उनका रोल क्या है। अगर मुंबई को ये मिडिल ओवर्स में रजत पाटीदार ने अटैक कर दिया, जैसे मिचेल सेंटनर को डोमिनेट करके उन्होंने रन बनाए, तो वहां विराट कोहली अपनी इनिंग्स को एंकर करके लंबी बैटिंग कर सकते थे, और आरसीबी ने वो बहुत दिमाग लगाकर किया। पावर प्ले में अगर 73 रन लगाए तो अगले मिडिल ओवर्स के फेज में आरसीबी ने लगभग 80 रन लगाए, पर साथ में इंश्योर ये किया कि वो ज्यादा विकेट्स ना खोए, और डेथ ओवर्स में जो आखिरी के 5 ओवर हैं वहां बैटर्स और विकेट्स दोनों उनके हाथ में हो। और अब अपनी डेथ ओवर्स की बैटिंग मास्टर क्लास के लिए तो सलाम है भैया जितेश शर्मा को, जो 19 बॉलों में 40 रन करे, ट्रेंट बोल्ट को वो छक्के मारे जो हम पहले एबी डिविलियर्स के बैट से देखा करते थे। पर अब खुशी इस बात की है कि एक इंडियन बैटर जिसमें इस साल आरसीबी ने इन्वेस्ट किया, वो वही सेम काम करके दिखा पा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को आखिरी ओवर में छक्का लगाया, और जितेश शर्मा ने ये बात को इंश्योर किया कि जो कंसिस्टेंसी आरसीबी ने पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में दिखाई थी, वो डेथ ओवर्स में आखिरी के 5 ओवर में 70 रन लगाकर कंटिन्यू भी करके दिखाई। सबसे मेजर आरसीबी के लिए इस पूरे बैटिंग में कि जो ये 221 रन आरसीबी पहले लगाया करती थी, तो इसमें फॉरेन प्लेयर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता था, वो एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो। मगर इन 221 रन में आरसीबी के जो फॉरेन बैटर्स हैं, फिलिप सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड, इनके मिला के कंट्रीब्यूशन 5 रन का था, और ये बाकी सारे रन आरसीबी के इंडियन कोर बैटर्स ने बनाकर दिखाए। और यही तो सबको चाहिए था, किसी को ये बात का इंतजार थोड़ी था कि चेन्नई को 17 साल बाद चेपॉक में हरा दे या मुंबई को 10 साल बाद वानखेड़े में हरा दे। इंतजार आरसीबी की इस मास्टर क्लास का था कि इंडियन प्लेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो फाइनली डिलीवर करके दे, और आरसीबी ने इस गेम में उनके इंडियन बैटर्स ने स्पेशली वो काम करके दिखाया है। नहीं, पर वैसे सच भी बता दूं तो खुशी इस बात की भी थोड़ी तो हुई थी कि चेन्नई को 17 साल बाद चेपॉक में हराया, मुंबई को 10 साल बाद वानखेड़े में हराया, उनके फोर्ट्रेस को ब्रीच किया, और ये सब कुछ आरसीबी के एक इंडियन कप्तान रजत पाटीदार ने करके दिखाया। और उनकी कप्तानी की मास्टर क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल इसी गेम से दूं, मेरे को नहीं पता आपने नोटिस किया है नहीं, पर किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि जॉश हेजलवुड अब तक पावर प्ले में आरसीबी के लिए कितने सक्सेसफुल रहे हैं। अपने पहले ही गेम में पहले ओवर में केकेआर के अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक को आउट किया, चेन्नई के अगेंस्ट 2 बैटर्स राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड को आउट किया, पर इस गेम में रजत पाटीदार ने उनसे नई बॉल नहीं कराई, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है लेंथ और शॉर्ट बॉल्स करने की, सीजन 87% उन्होंने वहीं पर बॉलिंग करी है और उसी से उनको सक्सेस मिली है। पर इस बार सामने रोहित शर्मा बैटिंग करने आ रहे थे, जो जॉश हेजलवुड उनकी स्ट्रेंथ पे ही बॉलिंग करते, तो रजत पाटीदार ने जॉश हेजलवुड को रोहित शर्मा के आगे बॉलिंग ही नहीं करवाई। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यश दयाल से बॉलिंग कराई और रोहित शर्मा की वीकनेस को एक्सपोज किया। जितनी यश दयाल की बॉल स्विंग हो रही थी, वहीं पर रोहित शर्मा को समझ आ गया होगा कि ये आसान नहीं है। एक बॉल बाहर गई, अगली बॉल अंदर आई, वही पैड से लगकर रोहित शर्मा की विकेटें उड़ा गई। और यही रजत
रजत पाटीदार ने बस इस गेम में चेंज किया कि जॉश हेजलवुड से स्टार्ट नहीं कराया, यश दयाल से कराया, और शुरू में ही अगर आपने रोहित शर्मा को आउट कर दिया तो मुंबई ऑलरेडी बैकफुट पे जा ही चुकी थी। अब जिस कंसिस्टेंसी के साथ आरसीबी के बैटर्स ने पूरे 20 ओवर बैटिंग करके दिखाई, वो सेम चीज मुंबई फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि पहले 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई ने 54 रन ही बनाए और 2 विकेटें भी खो दी। मिडिल ओवर्स में जरूर ये जो 7 से 15 ओवर का फेस था, वहां पर पहले 3-4 ओवर तो सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल ही कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके जो ये बिल्कुल रन अ बॉल 25 रन आए हैं, उसी की वजह से मुंबई गेम में पीछे रह गई, क्योंकि आप एक्चुअली गेम में तो सिर्फ 12 रन से ही हारे हैं और पीछे रह गए, तो वो काम सिर्फ 2 बड़े हिट से हो जाता। और वानखेड़े की पिच पे आप गेम को इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि हम 2 छक्कों से गेम हार गए, और अगर सूर्य कुमार यादव या बाद में कोई और बैटर वो एकदम से कर देता तो मुंबई जीत सकती थी। पर अगर आप रन बॉल 25 रन कर रहे हो तो गेम में आप वहीं से पीछे रह गए। मगर फिर भी वहां से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने आके जो कमाल किया, मतलब सैल्यूट है भाई। अगर आप इस तरीके की इनिंग्स हार्दिक पांड्या ने इतने सालों बाद दिखा दी और गेम में वापस इतना रोमांच आ गया, मतलब दिल की धड़कन वापस बढ़ गई थी भाई, कि आरसीबी जो अब तक इतना डोमिनेट कर रही थी, पूरा गेम आरसीबी के लिए बना हुआ था, वो एकदम हाथ से जाता हुआ ही दिख रहा था। कहां 14-15 की रिक्वायर्ड रेट थी और आखिर में हार्दिक पांड्या उसको 12-13 पे ले आए। 7 ओवर में मुंबई को 105 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या अपनी मास्टर क्लास से इसको सिर्फ 2 ओवर में 28 रन पे लेकर आ गए थे, जहां आखिरी ओवर कृणाल पांड्या ने करना था। हार्दिक पांड्या आउट इसलिए हुए क्योंकि जिस 280 की स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, उसको आप कितनी ही देर तक कीप अप कर पाओगे। सामने वाले खिलाड़ी भी तो खेलने आए हैं, आपको हर बॉल पे हिट करना है और सामने वाली टीम को सिर्फ एक ही बॉल पे सक्सेसफुल होना है, और वही काम आरसीबी ने किया। इस बार अपनी नर्व्स को होल्ड किया। जिस आरसीबी को हम जानते थे ऐसे ही गेम्स को आखिर में अपने हाथ से निकलने देते थे, इस बार आरसीबी की ये बॉलिंग मास्टर क्लास है, जो उन्होंने ये बात को समझा कि हमें सिर्फ एक अच्छी बॉल डालनी है और हार्दिक पांड्या को हर बॉल पे हिट करना है, और बस उस एक अच्छी बॉल का वेट किया और वो आरसीबी के फेवर में फाइनली आ गई। मुंबई बस अपनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से इस गेम में पीछे रह गई, क्योंकि पावर प्ले में आप सिर्फ 54 रन बना रहे हो, 2 विकेटें खो रहे हो। मिडिल ओवर्स में अब हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आ रहे हैं तो 103 रन उन्होंने सिर्फ 9 ओवर के फेज में बनाए, और वो हुए इसलिए क्योंकि पहले आपके बैटर्स इतना स्लो खेल के गए, तो हार्दिक पांड्या को वो मैनेज करना पड़ा, अपने उस प्रेजेंट के रन बनाने पड़े, और बचे हुए रन बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा पे बची हुई थी। तिलक वर्मा आउट हुए, अब हार्दिक पांड्या अकेले पड़े हुए हैं। कभी ना कभी उनको भी जाना था। आपके पास अब बैटर्स तो बचे नहीं, क्योंकि विकेट्स आपने पहले ही खो दी और उन्होंने कोई रन भी नहीं बनाए थे। इसी तरीके से जब आखिरी के 5 ओवर में आपने 5 विकेटें भी खो दी और आप रन सिर्फ 52 ही मैनेज कर पाए। यही अगर शुरू के बैटर्स ने थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला होता, कुछ और रन बनाए होते, तो हार्दिक पांड्या पे इतना प्रेशर नहीं होता, और जिस मूड में और जिस फॉर्म में वो खेल रहे थे, जरूर इस चेस को वो कंप्लीट कर देते। और असल में बुरा हार्दिक पांड्या का ही लगता है, मतलब विराट कोहली की याद आ जाती है, जो इतने सालों से उनके साथ आरसीबी में हो रहा था कि वो इतने रन बनाते हैं मगर बॉलिंग करते हुए अकेले खड़े रहते हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं मिलता और टीम गेम हार जाती थी। अब हार्दिक पांड्या तो बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, और अब एक इंसान क्या ही करेगा अगर आपको बाकी प्लेयर्स से और पूरी टीम से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मुंबई इंडियंस की अब बात ये थोड़ी है कि वो यहां से कमबैक ही नहीं कर सकती, जरूर कर सकती है। बस एक प्लेयर हार्दिक पांड्या पे डिपेंड करके ये नहीं हो सकता। आपके पास एक कंप्लीट टीम है, फुल ऑफ पोटेंशियल खिलाड़ी है, सब अगर मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ आरसीबी को ही देख लो, अगर वो गेम जीते हैं तो आप बता नहीं सकते कि असल में मैन ऑफ द मैच के लिए डिजर्विंग कौन है। अगर जरूर रजत पाटीदार को मिला फुली डिजर्व, मगर कृणाल पांड्या ने 4 विकेट लेके दे दी, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, सबसे सही टाइम पर विकेट निकाल कर दी। सूर्य शर्मा ने मिडिल ओवर्स में इतने रन बचा के दिए, सूर्य कुमार यादव को तो अकेले उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। विराट कोहली ने भी लगभग उतने रन बना के दिखा दिए, पूरी पावर प्ले संभाला, बड़े रन करे, सब कुछ उन्होंने शुरू में देवदत्त पाडिक्कल के साथ मिलकर किया। जितेश शर्मा ने इनिंग्स को फिनिश किया, 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट पे 40 रन बनाए, उनको दे सकते थे। फिलिप सॉल्ट ने रन नहीं बनाए, तो इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी कैच बाउंड्री पे पकड़ के दिखाई, उनको भी दे सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपकी टीम का ये कंप्लीट एफर्ट नहीं आएगा तब तक आप गेम्स नहीं जीत पाओगे। और आरसीबी की क्वालिटी इस साल ये है कि ये परफेक्ट बैलेंस साइड के साथ खेल रहे हैं, जो जरूर इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाती दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके ये बताना कि आपके हिसाब से आरसीबी ने इस गेम को किन मोमेंट्स पे जीता। और अभी मैंने इतने सारे नाम लिए कि कौन मैन ऑफ द मैच के लिए डिजर्विंग था, तो आपके लिए इस गेम का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था और क्यों था, वो जरूर बताना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।